ये कहानी है दक्कन के पठार से उठी उस चिंगारी की जिसने पूरे भारतवर्ष को रोशन कर दिया, यानी मराठा साम्राज्य का उदय और महान छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिन मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे वे हैं मराठों की जड़ें, छत्रपति शिवाजी का उदय, उनकी अद्भुत छापामार युद्ध नीतियां और नौसेना, मुगल साम्राज्य को दी गई चुनौती, उनका राज्याभिषेक और दक्षिण विजय, और अंत में उनकी वो स्थायी विरासत जो आज भी हमें प्रेरित करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, मराठों की जड़ें। आखिर इस विशाल साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी? देखिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य रातों रात नहीं खड़ा होता, उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जरा 1715 के आज्ञापत्र से रामचंद्र पंत अमात्य के इस विचार पर गौर कीजिए। वे यूरोपीय व्यापारियों, जिन्हें उस समय टोपी वाले कहा जाता था, उनके बारे में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये लोग सिर्फ व्यापारी नहीं हैं, उनका असली इरादा हमारी जमीन पर कब्जा करना है। नौसेना और बारूद उनके मुख्य हथियार हैं। जरा सोचिए, ये उस समय की उथल-पुथल की कितनी सटीक तस्वीर दिखाता है। मराठा साम्राज्य सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं, बल्कि इन नई बाहरी शक्तियों से खुद को बचाने के लिए भी आकार ले रहा था। और इसी राजनीतिक उठापटक के बीच लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया भक्ति आंदोलन ने। भक्ति का सीधा सा अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, जहां दिखावे वाले कर्मकांडों से ज्यादा आत्मा की शुद्धि पर जोर था। ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास जैसे महान संतों ने स्थानीय मराठी भाषा में उपदेश दिए। इससे हुआ ये कि गीता और उपनिषदों का ज्ञान सीधे आम जनता तक पहुंच गया। इसने समाज को एक ऐसा मजबूत सांस्कृतिक आधार दिया जो आगे चलकर इन बिखरे हुए लोगों को एक बड़ी राजनीतिक ताकत में बदलने वाला था। और यहीं से मंच तैयार होता है हमारे दूसरे भाग का, छत्रपति शिवाजी का उदय। जब सांस्कृतिक एकता बन गई तो जरूरत थी एक ऐसे लीडर की जो सबको एक सूत्र में बांध सके। इस टाइमलाइन को देखिए, 1630 में जन्म से लेकर 1680 में उनके निधन तक महज 50 साल, लेकिन इन 50 सालों में उपलब्धियां इतनी कि गिनते रह जाएं। 1646 में सिर्फ 16 साल की उम्र में शासन की शुरुआत, 1657 में नौसेना की स्थापना, 1674 में राज्याभिषेक और 1677 में दक्षिण का विजय अभियान। उनका जीवन जैसे एक के बाद एक मील के पत्थरों से भरा हुआ था। इतिहास में हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, जागीर। आसान भाषा में समझें तो ये किसी शासक द्वारा इनाम में दी गई जमीन होती थी जहां से कर वसूला जा सकता था। शिवाजी महाराज का बचपन पुणे की ऐसी ही एक जागीर में बीता। अपनी माता जीजाबाई और भरोसेमंद अधिकारियों की देखरेख में उन्हें जो शिक्षा मिली, उसी का नतीजा था कि मात्र 16 साल की उम्र में, जब बच्चे आमतौर पर सिर्फ खेलते कूदते हैं, उन्होंने पुणे के आसपास के उपेक्षित किलों पर कब्जा करना और उन्हें मजबूत करना शुरू कर दिया था। और इन्हीं शुरुआती जीतों से जन्म हुआ एक बहुत बड़े सपने का, जिसे हम स्वराज्य कहते हैं। स्वराज्य का मतलब सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं था, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होने का एक अटूट सपना था, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, एक ऐसा संप्रभु राज्य बनाना जहां आम जनता सुल्तानों के आपसी झगड़ों का शिकार न बने। अब आते हैं भाग 3 पर, छापामार युद्ध नीतियां और नौसेना। आखिर ये स्वराज्य का सपना जमीन पर उतरा कैसे? जाहिर है, सिर्फ आदर्शों से तो राज्य नहीं चलते, उसके लिए जमीनी रणनीतियां चाहिए। जब राज्य पश्चिमी तट तक फैला तो उन्होंने तुरंत भांप लिया कि समुद्र पर नियंत्रण कितना जरूरी है। एक तरफ मराठा नौसेना थी, एकदम पूर्णकालिक और क्रांतिकारी सैन्य बल, और दूसरी तरफ बीजापुर या मुगल सेनाएं जो मुख्य रूप से सिर्फ व्यापारी जहाजों के भरोसे थीं और जिनकी तटीय सुरक्षा ना के बराबर थी। उस जमाने में भारत के इतिहास में एक समर्पित नौसेना बनाना सच में एक बेहद दूरदर्शी कदम था। शक्तिशाली दुश्मनों को मात देने के लिए उन्होंने छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर का गजब इस्तेमाल किया। कम सैनिक लेकिन रफ्तार और भूगोल की समझ से बड़े दुश्मनों को हराना। इसका सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण प्रतापगढ़ के घने जंगलों में मिलता है। बीजापुर के सेनापति अफजल खान के साथ वो आमने सामने की मुलाकात। खान ने धोखे से वार किया, लेकिन शिवाजी महाराज पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने करीब की लड़ाई में वाघ नखर यानी बाघ के पंजे के आकार वाले एक छोटे लेकिन घातक हथियार का इस्तेमाल किया।
इस एक घटना ने पूरे देश में संदेश दे दिया कि मराठों से पार पाना अब किसी के लिए आसान नहीं है। इस सफलता ने उन्हें सीधे उस समय की सबसे बड़ी ताकत के सामने ला खड़ा किया। भाग 4, मुगल साम्राज्य को चुनौती। मुगल सेनापति शाइस्ता खान ने अपनी विशाल सेना के साथ मराठा क्षेत्रों पर डेरा डाल रखा था, लेकिन रात के घने अंधेरे में कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ सीधे खान के शिविर पर एक अचूक हमला किया गया। इसे आप आज के दौर की बिल्कुल सटीक सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं। खान अपनी कुछ उंगलियां गंवाकर जान बचाकर भागा। इसके बाद मुगलों की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए उनके सबसे अमीर बंदरगाह सूरत पर छापा मारा गया, जहां से करीब 1 करोड़ रुपए हासिल हुए। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिल जीत लेती है वो ये कि इस पूरे अभियान में किसी भी धार्मिक स्थल या परोपकारी लोगों के घरों को एक खरोच तक नहीं आने दी गई। सूरत की हार से औरंगजेब बौखला गया। एक संधि के तहत शिवाजी महाराज को आगरा के मुगल दरबार में जाना पड़ा, जहां उनका अपमान हुआ और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन उनकी रणनीतिक सोच हमेशा दुश्मनों से 2 कदम आगे रहती थी। इस विश्व प्रसिद्ध फरारी को देखिए। पहले मुगल पहरेदारों और पवित्र पुरुषों को रोजाना मिठाई और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां भिजवाना शुरू किया गया। जब पहरेदार रोज रोज की उसी चेकिंग से बोर होकर थक गए, तो एक दिन शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी उन्हीं टोकरियों में छिपकर मुगल कैद से उड़न छू हो गए। मुगल हाथ मलते रह गए। भाग 5, राज्याभिषेक और दक्षिण विजय। मुगलों की कैद से इस तरह बच निकलने के बाद मराठा साम्राज्य अपनी पूरी शान के साथ उभरा। 1674 में अभेद्य रायगढ़ किले में पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। इसके तुरंत बाद शुरू हुआ दक्षिण दिग्विजय अभियान। उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटक के हिस्सों को जीता गया। ये महज जमीन की भूख नहीं थी, बल्कि मुगलों के भविष्य के हमलों से बचाव के लिए अपने साम्राज्य को एक गहरी रणनीतिक सुरक्षा देना था। और अब एक ऐसा तथ्य जो शायद आपको हैरान कर दे। दक्षिण के इस अभियान के दौरान उन्होंने डच व्यापारियों को सख्त आदेश दिया कि वो भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर नहीं बेच सकते। उस दौर में जब कई यूरोपीय शक्तियां इस अमानवीय व्यापार से मुनाफा कमा रही थीं और कोई दूसरा भारतीय शासक आवाज नहीं उठा रहा था, तब शिवाजी महाराज ने इस पर रोक लगाई। ये इंसानियत और मानव जीवन के प्रति उनके गहरे सम्मान का एक बहुत बड़ा सबूत है। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। भाग 6, एक दूरदर्शी की स्थायी विरासत। 1680 में मात्र 50 वर्ष की आयु में इस महान योद्धा का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत वो हमेशा के लिए अमर हो गईं। मुगल सत्ता से उनका निडर टकराव और स्वराज्य का उनका विचार पूरे भारत के लिए एक मिसाल बन गया। बुंदेला राजकुमार छत्रसाल उनकी कहानी से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने अपना अलग बुंदेलखंड राज्य ही स्थापित कर लिया। प्रसिद्ध हिंदी कवि भूषण तो सिर्फ महाराज की वीरता और शौर्य से इतने प्रभावित हुए कि उन पर कविताएं लिखने के लिए खास तौर पर महाराष्ट्र चले आए।